आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित पुस्तक झूठन का रिव्यू। ये किताब हर एक स्टूडेंट, हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, लेकिन जिस तरह लेखक ने कई बार पन्ने उठाए, कुछ पन्ने लिखे और फिर उन्हें फाड़ के फेंक दिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी ऑटोबायोग्राफी वो कहाँ से शुरू करें, क्या लिखें क्या ना लिखें। उसी तरह जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ किया तो कई बार आंखों से आंसू छलक जाते, कभी कभी मन में क्रोध धधक उठता। चाह कर भी मैं इस पुस्तक को पूरी नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पढ़ूंगी इस किताब को, जानूंगी दलितों के बारे में, किस तरह से असहनीय पीड़ा इन्होंने खुद महसूस की थी, जीवन को किस तरह गुजारा था। कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कि जब उन्होंने यह पुस्तक लिखी तो कुछ उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा कि तुम अपनी जो बुरी ज़िंदगी तुमने जी है, तुम उससे पैसे कमाना चाहते हो, अपनी कमज़ोरी दूसरों को दिखा के उनसे सिंपैथी गेन करना चाहते हो। लेकिन ओम प्रकाश जी ने किसी की नहीं सुनी और ये बेहतरीन पुस्तक जब प्रकाशित हुई तो सच में ये बहुत कुछ सामने लाती है। एक बच्चे की तरह इन्होंने क्या कुछ सहा। छुटपन से ही दलित होने का भी शाप जो इनके ऊपर लगा था, वो किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने सह के और ये खड़े हुए और इतने बड़े लेखक बने, कवि बने। आज ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो हमेशा अमर रहेंगे हम लोग के बीच। तो शुरू करते हैं इस कहानी का रिव्यू। झूठन में इन्होंने सबसे पहले अपने बचपन की कुछ स्मृतियां हम लोग के संग शेयर की हैं। जब ये छोटे थे और स्कूल पढ़ने जाते थे, वैसा कि जो इनका समाज था दलितों का, उसमें बहुत कम बच्चे पढ़ने जाते थे। अगर 20 परिवार थे तो उसमें से एक आध बच्चे ही पढ़ने जाते। इनके भाई बहनों में से भी सिर्फ ओम प्रकाश जी ही पढ़ने के लिए गए। इनके पिता जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी थे, साथ ही इनकी माता जी भी, और वही प्रेरणा बने ओम प्रकाश जी के लिए। इनके पिता इन्हें प्यार से मुंशी जी कह के पुकारते थे। वो जानते थे कि पढ़ने की ललक है उनके बेटे में, वो कुछ कर सकता है, और हमेशा वो कहते ओम प्रकाश जी से कि तुम पढ़ लिख कर ही अपने जन्म में से जो बंध गए हो, तुम दलित होकर एक बंध गए हो इस जन्म में, उससे तुम छुटकारा पा सकते हो और अपने पूरे समाज का उत्थान कर सकते हो। लेकिन जब ओम प्रकाश जी बहुत परेशान हो जाते थे, फिर से वापस घिसट के उसी में जाते थे जहाँ से वो खड़े हुए हैं, उसी कीचड़ में ये धंस जाते थे। तो इनकी मनस्थिति जो थी वो ये कहती थी कि जन्म से ही आदमी महान बनता है, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा। लेकिन अंत में इन्होंने प्रूव कर दिया कि पढ़ाई लिखाई कितनी इम्पोर्टेंट होती है एक आदमी के लाइफ में। छोटे में जब ये स्कूल पढ़ने जाते, वहीं जो गांव का लोकल स्कूल होता था, तो टीचर इन्हें बहुत ख़राब तरीके से ट्रीट करते थे। इन्हें चूहड़ कह के पुकारते थे। ये उनकी जाति का मजाक था जिससे ये बिलोंग करते थे। जैसे कि उनकी सम्मान पे एक बहुत गहरी ठेस थी जो रोज़ इन्हें सहनी पड़ती। मास्टर जी जैसे ही जान जाते कि ये किस जाति से बिलोंग करते थे तो कहते, पढ़ लिख के तुम क्या करोगे, तुम्हें करना तो वही है जो तुम्हारे पुरखे करते चले आ रहे हैं। और उन्हें एक झाड़ू पकड़ा देते और कहते, जाओ पूरे स्कूल में झाड़ू लगाओ। बेचारे ओम प्रकाश जी के क्लासेस चलते रहते, इनकी पढ़ने की इच्छा होती और ये पूरे स्कूल में, अंत में मैदान में भी झाड़ू लगाते। 3 दिन तक ऐसा होता रहा। फिर एक दिन इनके पिताजी वहीं स्कूल के बाहर से जा रहे थे और देखा कि किस प्रकार उनका छोटा सा बच्चा झाड़ू लगा रहा है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ तक कि दलितों के बच्चों को स्कूल से पानी भी पीना अलाउड नहीं था। अगर कोई हैंड पाइप चला देता तब ये पानी पी सकते थे। हैंड पाइप को खुद से छू नहीं सकते थे। ये लोग कहते थे अशुद्ध हो जाएगा तुम लोग के छूने से। तब इनके पिता ने ना आओ देखा ना ताओ, और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई ये स्कूल में कि किसकी हिम्मत हो गई मेरे बच्चे से झाड़ू लगवाने की, बुलाओ उस हेड मास्टर को। इस बात ने ओम प्रकाश जी के बाल मन पे इतना गहरा असर डाला, उनके अंदर आत्मविश्वास जागा कि कोई उनके लिए खड़ा है, कोई उनके लिए बोल रहा है, उन्हें बचा सकता है। अब बोलते हैं कि इनकी पढ़ने की ललक और जागी। तब मास्टर जी ने कहा कि वो पढ़ने नहीं देंगे उनको इस स्कूल में, लेकिन इनके पिता ने कहा, देखते हैं तुम कैसे पढ़ने नहीं देते हो, मुंशी जी तो यहीं पढ़ेंगे। और सच में उन्होंने पूरी जान लगा दी अपनी ओम प्रकाश जी को पढ़ाने के लिए। इनका बड़ा भाई जो था ओम प्रकाश जी का, वो सुखदेव सिंह, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का था। वो अर्न भी अच्छा करने लगा था। और
और यहाँ तक कि एक बार एक सांड जो था, पागल सांड गाँव में घुस गया था, तब अकेले एक डंडे के बल पर उसने उस सांड को गाँव से खदेड़ दिया था। लेकिन एक बार वो बीमार पड़ गया। अब जब बीमारी आती थी, बताते हैं ओम प्रकाश जी, उनके समाज में तब डॉक्टर्स को नहीं दिखाया जाता था, झाड़ फूँक का ही सहारा लिया जाता था, जिसके खिलाफ थे ये। और बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र किए जाते थे, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता था। इसी अभाव में उनके जो बड़े भाई थे उनका निधन हो गया। उनकी भाभी जो थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड औरत थी। उन्होंने छोटी सी एक पायल थी उनके पास, वो बेच के ओम प्रकाश जी की पढ़ाई जारी रखी। बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। इनके पिता ने मना किया, लेकिन ओम प्रकाश जी कहते हैं कि आज भी जब वो बात याद करते हैं अपनी भाभी की कि कितनी बड़ी मदद उन्होंने उस समय उनकी की थी, तो आदर से उनका सर उनके सामने हमेशा नतमस्तक हो जाता है। इनकी माँ भी जो थी ओम प्रकाश जी की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी। वो एक लिमिट तक ही सहती थी किसी के भी अत्याचार, और यही बात आई थी ओम प्रकाश जी के अंदर। दरअसल जब भी शादी ब्याह होता था गांव में, तो जो भी झूठन बसती थी, जो कि इस किताब का शीर्षक भी है, वो झूठन इनके समाज में भेज दी जाती कि तुम लोग खा लो। पूड़ी के बचे हुए टुकड़े, मिठाई का छोटा सा टुकड़ा, ज़रा सी सब्जी, ये इनके समाज के लोगों को बहुत अच्छी लगती। ओम प्रकाश जी कहते उन्हें कोई भी घिन नहीं आती, शर्म नहीं आती ये खाना खाने में, जबकि ओम प्रकाश जी को खुद ये सब अच्छा नहीं लगता था। जब झूठन ज़्यादा आती तो पूड़ी के टुकड़े सुखा लिए जाते और ज़रूरत पड़ने पे उस पर गर्म पानी डाल के उसकी लुद्दी बना ली जाती, उसमें गुड़ डाल के सब खाते बहुत चाव से। उनके दादा जो थे, परदादा, वो सब बातें बताते कि किस शादी से झूठन ज़्यादा आई थी, कहाँ तो झूठन निकली ही नहीं थी। जब झूठन नहीं मिलती थी तो लोग कहते थे बड़े भुक्कड़ लोग आए थे खाना खाने के लिए। ऐसे ही एक बार एक शादी में ओम प्रकाश जी का परिवार भी गया था और उनकी माँ ने कहा कि मेरे बच्चों को भी पंगत में बैठा के खाना खिला दो। तब जो जिनके यहाँ गए थे ये लोग खाना खाने के लिए, कहते हैं कि वो बहुत गुस्सा हो गए कि तुम लोग चूहड़ लोग भी खाओगे खाना बैठ के अब यहाँ पर, और बोले कि जो पत्तल रखे हुए हैं बचे हुए दौरे में, वो उठा के तुम यहाँ से ले जाओ। इस पर उन्होंने, इनकी माँ ने कहा कि अपने ही तुम संबंधियों को कल सुबह के नाश्ते में ही झूठन खिला देना, मेरे बच्चे ऐसी झूठन नहीं खाएंगे, और तमक के वहाँ से चल दी। पीछे से वो इंसान इनकी माँ पे हाथ उठाने भागा था, लेकिन इनकी माँ ने बहुत ही निडरता से उसका हाथ पकड़ लिया और अपने बच्चों को लेके वहाँ से चली गई। जो इनकी माँ ने उस दिन किया, जो कदम उठाया, इसकी बहुत गहरी छाप पड़ी ओम प्रकाश जी पर। इनके अंदर जो बल आया, संबल आया कि हाँ, ये भी खड़े हो सकते हैं ऊंची जात के आगे अपने मान सम्मान के लिए, ये बात वो हमेशा ताउम्र याद रखते हैं। बाद में ओम प्रकाश जी एक और अपना इवेंट लाइफ का साझा करते हैं कि जब ये बहुत पढ़ लिख के एक अच्छे ओहदे पे पहुंच चुके थे, इनका बहुत नाम था, तब वही इंसान जो एक बार इनको शादी की झूठन खाने को दे रहा था, वो इनके घर आया था और बहुत ही गर्व से इनके घर में उसने खाना भी खाया था। तब बोलते हैं ओम प्रकाश जी कि किस तरह पढ़ाई लिखाई से ज़िंदगी बदलती है, समाज में जीने का स्तर बदलता है, ये भी उन्होंने देखा है। हालांकि अनगिनत इंसिडेंट्स हैं इनकी लाइफ में जिनको सहते सहते बहुत टूट चुके थे ओम प्रकाश जी। बताते हैं कि एक बार खाने का बहुत अभाव हो गया था। दरअसल जो मेहनत ये लोग करते थे दूसरों के खेतों में जाके, उसके पैसे इन लोग को नहीं मिलते थे। उसके बदले में थोड़ा खाना मिल गया, एक रोटी दे दी, तो पैसे की हमेशा ही दिक्कत बनी रहती थी। तो एक बार बताते हैं कि खाने का इतना अभाव हो गया कि इनकी माँ जो थी वो थोड़े से चावल में बहुत सारा पानी डाल के उबालती और उसी का माड़े बेचारे सारे बच्चे पीते। वही दूध था उनके लिए, वही सब पोषण था, और फिर थोड़ा थोड़ा सा चावल भी मिलता। एक बार कक्षा में महाभारत पढ़ाई जा रही थी, तब इनके शिक्षक जो थे उन्होंने द्रोणाचार्य के बारे में एक बात बताई इनको। उन्होंने बताया कि एक बार द्रोणाचार्य बहुत ही ज़्यादा गरीबी का सामना कर रहे थे। तब उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को आटे को पानी में घोल के पिला के उसकी जो भूख थी वो शांत की थी। तब अचानक ही ओम प्रकाश जी खड़े होकर अपने शिक्षक से उन्होंने प्रश्न कर लिया। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी उन्होंने की थी, क्योंकि जिस जाति से वो बिलोंग करते थे उस जाति के बच्चों को प्रश्न तक करने की अनुमति नहीं थी क्लास में। उन्होंने कहा कि हम लोग ने भी बहुत गरीबी देखी है, बहुत भूख देखी, महीनों हम लोग चावल का माड़ पी के जिंदा रहे, लेकिन तब हमारा नाम किसी काव्य में क्यों नहीं आता जिस तरह से द्रोणाचार्य का आया।
इस प्रश्न को सुनकर इनके शिक्षक ने कोई उसका ढंग का उत्तर तो नहीं दिया, बल्कि ओम प्रकाश जी को पकड़ा और उनकी पीठ पे इतनी छड़ी मारी कि कहते हैं ओम प्रकाश जी की पूरा महाकाव्य उनकी पीठ पे ही लिख गया था। बचपन से ही ओम प्रकाश जी पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे। रामायण की चौपाई फटाफट पढ़ लेते थे और हिंदी की पुस्तकों भी सर्राटेदार ये पढ़ाई करते थे। जब ओम प्रकाश जी 8वीं कक्षा में आए थे, तब एक बार ये अपने मित्र के साथ गेहूं का जो बोरी होती है वो लेने के लिए पास के गांव में गए थे। तब जिसके घर से बोरी लानी थी वो जानते नहीं थे कि ओम प्रकाश जी और उनके मित्र जो साथ में साइकिल से आए हैं वो दलित परिवार को बिलोंग करते हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छे से आवभगत की उनकी और उन लोग को खाना खिलाया। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि इस तरह से खाना, बैठ के खाना, गरम गरम फुल्कों की खुशबू उन्हें पहली बार ज़िंदगी में मिली थी। लेकिन जैसे ही उनको मालूम पड़ा जिनके घर ये गए थे कि ये दोनों दलित हैं, डंडे से दोनों की पिटाई की थी। बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी ओम प्रकाश जी को। और फिर किस तरह से एक टूटी हुई साइकिल पर ये दोनों घर वापस आए थे। दरअसल इनका मित्र वापस आ गया था बस से, ये वहीं छूट गए थे। अगले दिन ये वापस आए। अगले दिन आने में भी रात में इनके संग बड़ा ही ख़राब एक घटना हुई थी। तब इन्होंने जाना था कि एक औरत जो होती है वो किस तरह से क्या कुछ नहीं सहती। दरअसल जहाँ पर ये रुके थे वहाँ पे कोई जैसे कॉल गर्ल्स होती हैं उसे लाया गया था, और जिसने लाया था उसको और जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने रात भर उसके साथ जो भी किया वो इन्होंने सब समझे ये कि किस तरह से एक औरत के शरीर को अब भोग समाज करता है और उसकी मन की नहीं सुनता। ये भी जो था एक इंसिडेंट इनकी लाइफ में बहुत गहरी छाप छोड़ा, और उन्होंने औरत को हमेशा इज़्ज़त की नज़र से देखा कि वो तब जाने की एक औरत शारीरिक रूप से भी क्या कुछ नहीं सहती। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं इस कहानी में, जैसे कि एक बार एक सांड मर गया था। अभी जो ओम प्रकाश जी का जो समाज था, जब भी कोई पालतू पशु मर जाता है या गांव में कोई भी पशु मर जाता तो इनके परिवार वालों को, इनके समाज के लोगों को बुलाया जाता और उसकी चमड़ी निकालते ये लोग और जाके पास के कारखाने में जहाँ चमड़ा बिकता है वहाँ बेचते थे। लेकिन ये कार्य आसान नहीं था और एक भी रुपए इसके बदले में नहीं मिलता। चमड़े की जो कीमत होती थी वही मिलती थी। लेकिन ये सब करना आसान नहीं था, क्योंकि अगर गिद्ध नोच जाएंगे उस पशु को तो चमड़ा नहीं बिकेगा, अगर चमड़ा सड़ जाएगा तब भी नहीं बिकेगा। एक बार ओम प्रकाश जी के घर पे कोई भी नहीं था, उनके चाचा थे, तो उन्होंने इन्हें बुला लिया कि चलो तुम्हें एक सांड के स्किन उतारनी है। ओम प्रकाश जी को ये सब करने बिल्कुल भी नहीं आता था, ना उन्हें अच्छा लगता था। उनके माता पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस तरह का गंदा काम कभी भी वो करें। लेकिन चाचा की बात मानने के तहत उन्होंने सांड का जो मांस उतारा था, उसकी जो विभीषिका इन्होंने देखी थी, जो खून से इनके कपड़े सन गए थे, कहते हैं ओम प्रकाश जी की ताउम्र इन्हें वो जो एक्सपीरियंस था वो हमेशा याद रहता है। तब इनकी माँ बहुत नाराज़ हो गई थी चाचा जी से कि क्यों उन्होंने ओम प्रकाश से इतना गंदा काम कराया, और महीनों उनसे बोलचाल बंद हो गई थी। और जो पैसे मिले थे उन्हें उस मांस को बेच के वो उन्होंने ओम प्रकाश जी को दिए थे कि वो उससे अपनी पुस्तक खरीद लें। इसी तरह से ओम प्रकाश जी एक और इंसिडेंट बताते हैं, जब सूअर का बलि चढ़ानी थी। कहते हैं कि इन लोग के समाज में सूअर पाले जाते थे और जब भी किसी को बलि चढ़ानी होती थी तो सूअर के बच्चे की बलि चढ़ाई जाती थी। ओम प्रकाश जी के परिवार में उस दिन बाई चांस फिर से कोई नहीं था, शादी में गए थे और इनके पिता ने इन्हें भेज दिया कि तुम जाके बलि चढ़ाओ। तब उस बच्चे के सीने में खंजर उतारने में जो इनकी मनस्थिति हुई थी, वो सच में जब आप पढ़ेंगे तो आँख से आंसू नहीं रुकेंगे आपके, आपका दिल जैसे लगता है चिर गया। इन्होंने इतना अच्छा उसका विवरण दिया है कि किस तरह से वो बच्चा मर नहीं पा रहा था और इनसे अंदर खंजर नहीं जा रहा था। इनके कपड़े किस तरह से खून में लथपथ हो गए थे और ये भाग के जब अपनी माँ के पास गए थे, माँ ने इनको अपने आंचल में छुपा लिया था। कहते हैं अगर उस दिन माँ ना होती तो इनकी दिमाग की नसें फट गई होती। जो विभीषिका इन्होंने सही, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई नहीं रुकने दी अपनी। हालांकि जब ये 12वीं में थे तब एक टीचर थे इनके, वो बहुत चिढ़ते थे इनसे कि किस तरह से एक दलित का बच्चा आगे पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा, और तब इन्होंने उन्हें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देने दिया था। इनका 1 साल बर्बाद हुआ था, लेकिन तब इनके मामा जी ने इनकी मदद की थी और देहरादून बुला के इन्हें 12वीं की परीक्षा दिलवाई थी। उनका भी ये कहते हैं कि बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा। बहुत अच्छी बात है ओम प्रकाश जी में कि जिन्होंने भी इनकी हेल्प की,
हमेशा उसके प्रति एक बहुत थैंकफुलनेस रही इनके अंदर। और किताब में कई जगह इन्होंने मेंशन की है ये बातें कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में आगे इन्होंने पढ़ाई की, आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहे। बड़े होने के बाद भी कई बार इन्हें ऐसा सामना करना पड़ा जब जाति की वजह से इन्हें नीचा दिखाया गया। और सच में हर एक स्टूडेंट को ये किताब पढ़नी चाहिए। जब आप इसे पढ़ेंगे तो अपनी छोटी मोटी परेशानी आपको कुछ भी नहीं लगेगी। जितने कष्ट ओम प्रकाश जी ने सहे और उसके बाद भी वो सक्सेसफुल हुए। ठाकुर का कुआं जो इन्होंने कविता लिखी थी, वो सब जो खुद से इन्होंने सहन किया था, उसी को सहन करके इन्होंने लिखी थी। कहते हैं एक बार एक ज्योतिषी इनके घर आए थे और ओम प्रकाश जी को देख के कहा था कि ये महान लेखक बनेगा। लेकिन उस लेखक के पीछे की जो पीड़ा होती है, क्या कुछ नहीं सहा था इन्होंने। जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो थे इनके, वो बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं थी। इसी तरह से बताते ओम प्रकाश जी कि जब भी बरसात का महीना आता था तो वो बिल्कुल नारकीय जीवन हो जाता था इन लोग के लिए। जगह जगह से पानी टपकता था छतों से, और किस तरह से वो दिन और वो रातें बीतती थीं। कैसी लगी आपको इस कहानी की जो रिव्यू था? आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है ये किताब। ये कोर्स में भी, ये स्टडीज़ में भी, बीए में ये पढ़ाई जाती है। अगर आपको इस कहानी का रिव्यू अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से। सुनते रहें बेहतरीन कहानियों का, बुक्स का रिव्यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।